ठीक। सबसे पहले हम आप सभी को पढ़ाएंगे क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग पढ़े हैं कि नहीं आप लोग? क्वेश्चन टैग तो कोई पढ़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब क्वेश्चन टैग पढ़ाने जा रहे हैं, नाम तो सुने हैं ना जी क्वेश्चन टैग का, कि नहीं सुने हैं? सुने हैं। तो बताइए पहले क्वेश्चन टैग होता क्या है? आप लोग नाम सुने हैं, तो क्वेश्चन टैग होता क्या है और इसका मेन पर्पस क्या होता है ये बता दीजिए। नाम सुने हैं तो बताइए, किसी को आइडिया? आप लोग को जी क्वेश्चन टैग तो पढ़े हैं ना जी, तो बताइए क्वेश्चन टैग होता क्या है? किसी को पता है? आपको? वाक्य के लास्ट में न लग जाता है। वाक्य के अंत में न न लगता है, वो तो हिंदी हुआ ना जी, लेकिन अंग्रेजी में इसको डिफाइन कैसे कीजिएगा? चलिए ठीक है, लिखिए सभी लोग मेरे साथ लिखते चलिएगा। क्वेश्चन टैग इज अ शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन and placed at the end of a sentence। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए। पहले लिखिए डेफिनेशन, इसके बाद हम समझाते हैं। और डेफिनेशन लिखने के समय थोड़ा हाईलाइटेड कर दीजिएगा जहां हम हाईलाइटेड करने जा रहे हैं। जिस तरह हम हाईलाइटेड किए हैं ना, उसी तरह आप भी कर लीजिएगा। हुआ लिखा हुआ हो गया ना? अब समझिएगा, इसका डेफिनेशन अच्छी तरह समझिएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन टैग क्या है भाई? सबसे पहले तो एक शॉर्ट है। शॉर्ट मतलब संक्षिप्त। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त। संक्षिप्त कहने का मतलब क्या है? लघु रूप। संक्षिप्त कहने का मतलब क्या है? लघु रूप, ठीक है यहाँ तक? फिर क्या बोल रहे हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता क्या है? शॉर्ट तो समझ में आता है, शॉर्ट मतलब लघु होगा, छोटा होगा, ठीक है? और क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब क्या है? तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन वह क्वेश्चन होता है जिसका रिप्लाई यस या नो मिलता है। जिसका रिप्लाई क्या मिलता है? यस या नो। आप क्वेश्चन, आप WH से शुरू होने वाला वाक्य आप पढ़े हैं हमसे, पढ़े हैं सभी लोग, ठीक? तो जो WH से स्टार्ट होने वाला नहीं, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है? पहले अच्छी तरह बात समझ लेते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब क्या है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य। क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य क्या कहलाएगा? क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहलाएगा, ठीक है? और क्लोज एंडेड क्वेश्चन का जो रिप्लाई है, रिप्लाई कहने का मतलब जवाब। जो इसका रिप्लाई है, या तो क्या मिलता है? यस, या तो क्या मिलता है? नो। सबको समझ में आया? तो कोई भी अगर पूछता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता क्या है, तो क्या बोलिएगा? सहायक क्रिया से शुरू होने वाला वाक्य क्या कहलाता है? क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहलाता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन का जो रिप्लाई होगा क्या मिलेगा? यस या नो। यहाँ तक बात क्लियर है?
अभी लिखिएगा मत, समझिए पहले। तो बात समझिएगा, क्वेश्चन टैग क्या है भाई? एक शॉर्ट है। किसका शॉर्ट है भाई? क्लोज एंडेड क्वेश्चन का। क्लोज एंडेड क्वेश्चन का क्या होगा? लघु रूप होगा। कौन भाई? क्वेश्चन टैग। ठीक है यहाँ तक। एंड, एंड मतलब और हुआ। प्लेस, प्लेस मतलब रखना। प्लेस का मतलब क्या है? वैसे प्लेस का मतलब जगह भी होता है, लेकिन यहाँ काम किसका कर रहा है? वर्ब का। तो प्लेस का मतलब क्या है? रखना। रखा जाता है कहाँ भाई? वाक्य के अंत में। क्लियर है यहाँ तक? क्या समझ में आया कि क्वेश्चन टैग क्या है भाई? एक शॉर्ट। किसका शॉर्ट है भाई? क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या कहलाया? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य, उसी का क्या होगा? शॉर्ट फॉर्म होगा। ठीक है। और इसको कहाँ प्लेस किया जाएगा? सेंटेंस के अंत में। कहाँ प्लेस किया जाएगा? सेंटेंस के अंत में। ठीक है। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन का रिप्लाई क्या मिलता है? यस या नो। क्लियर है यहाँ तक? अब आप बचपन से जानते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन किससे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से। तो इसका जो फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट मतलब रूप या बनावट, तो जो इसका रूप होता है, किसका रूप? क्लोज एंडेड क्वेश्चन का। इसका रूप क्या होता है भाई? पहले क्या रहेगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या रहता है? सब्जेक्ट होता है कि नहीं? और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता होगा। वर्ब के बाद क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा? अदर वर्ड। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्या बना? क्लोज एंडेड क्वेश्चन का बनावट। तो बनावट क्या होगा? पहले हेल्पिंग वर्ब शुरू होगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये वर्ब कौन सा है? एक्शन वाला है। ये वर्ब कौन सा है? एक्शन वाला। ठीक है यहाँ तक? ठीक। अब इसी का क्या होगा? शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म कितना बनेगा? सिर्फ इतना ही पार्ट बनने वाला है। शॉर्ट फॉर्म इतना ही होगा, इसके आगे वाला चीज़ लिखा नहीं जाता है। तो वही चीज़ क्या कहलाएगा? क्वेश्चन टैग। चलिए इतना पहले बात लिखिए पहले आप। सबका लिखा हो गया? किसी को परेशानी है इतना में? किसी को थोड़ा समझ में आ रहा है क्वेश्चन टैग क्या होने वाला है? क्या समझ में आ रहा है? इस क्लोज एंडेड क्वेश्चन का क्या होगा? शॉर्ट फॉर्म होगा। और इसको रखा कहाँ जाएगा? सेंटेंस के अंत में। सेंटेंस के कहाँ भाई? अंत में। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब एक क्वेश्चन आपके मन में अराइज होगा कि सर जी इसको पढ़ने से बेनिफिट क्या है? सबसे बात है, कोई भी चीज़ यूज कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में तो इसका पर्पस होना चाहिए। पर्पस कहने का मतलब उद्देश्य होना चाहिए। अब इसका उद्देश्य होता क्या है? आखिर हम क्वेश्चन टैग पढ़े तो काहे पढ़े? सिंपल सी क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। ठीक है। तो कोई बताएगा क्वेश्चन टैग हम पढ़ेंगे तो क्यों पढ़ेंगे? बताइए। किसी को आइडिया? नहीं आइडिया। देखिए, जो आप लोग तो लिसनर हुआ, जो लिसनर का कन्फर्मेशन होगा या इंटेंशन होगा उसको जानने के लिए क्या यूज किया जाता है? क्वेश्चन टैग। ठीक है। क्या बोले हैं? लिसनर के इंटेंशन और कन्फर्मेशन को जानने के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्वेश्चन टैग। जैसे हम बोल रहे हैं मैं स्मार्ट हूँ, मैं आपसे पूछूंगा स्मार्ट हूँ ना,
तो आपका आंसर क्या आएगा, यस या तो नो। तो हम क्या कर रहे हैं, आपसे कंफर्म कर रहे हैं कि मैं स्मार्ट हूं कि नहीं हूं। समझ में आया चीज? तो इस चीज को थोड़ा लिख लेते हैं, मिटाए ना इसको। धीरे धीरे बात सबको समझ में आएगा, ठीक है? अभी नहीं कि शुरुआत में ही पूरा चीज समझ में आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो लिखिएगा सभी लोग, पर्पस ऑफ अ क्वेश्चन टैग। पर्पस रुक जाइए एक मिनट। पर्पस ऑफ अ क्वेश्चन टैग। हेडिंग बना लीजिए सभी लोग। इसका हिंदी क्या हुआ, क्वेश्चन टैग का उद्देश्य। तो लिखिए सभी लोग, टू नो द confirmation or intention of a listener, we use a question tag. इंटेंशन का मतलब इरादा। इंग्लिश में लिख रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं ना, हिंदी तो समझा ही रहे हैं। अब थोड़ा हिंदी थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है? लिसनर के इंटेंशन और कंफर्मेशन को जानने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्वेश्चन टैग। जैसे एग्जांपल थोड़ा समझिएगा, ठीक? जैसे हम पूछे आई एम स्मार्ट, ठीक है? आई एम स्मार्ट, ये अभी मैं पूछा नहीं हूँ, ठीक है? आई एम स्मार्ट, आई एम स्मार्ट का मतलब क्या हुआ, मैं स्मार्ट हूँ। अब बोलेंगे मैं स्मार्ट हूँ, क्या कहते हो? तो आपका आंसर क्या आएगा, यस या तो नो। स्मार्ट होंगे तो आप बोलिएगा यस, स्मार्ट नहीं होंगे तो क्या बोलिएगा, नो। अब उसके इरादा को जानने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्वेश्चन टैग। तो सबसे पहले समझ लीजिए ये कैसे हो रहा है, थोड़ी देर के बाद बताएंगे। आरंट आई, लास्ट में क्या यूज किए हैं, आरंट आई। अब ये कैसे हुआ थोड़ी देर के बाद मालूम चलने वाला है, ठीक है? जो ये यूज किए हैं ना, आरंट आई, यही आपका क्या है, क्वेश्चन टैग है। तो क्वेश्चन टैग का डेफिनेशन शुरुआत में लिखवाए थे, क्लोज एंडेड क्वेश्चन।
क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब आया है, ठीक है। ये एंटी क्यों आया थोड़ी देर के बाद मालूम चलेगा। और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट। देखिए हमने सब्जेक्ट भी यूज किया है। तो हम क्या आपसे जानने की कोशिश किए हैं, मैं स्मार्ट हूँ ना, तो आपसे कंफर्म हो जाएंगे। मुझे पता है कि मैं स्मार्ट हूँ, या दूसरे को नहीं पता भी, या दूसरे को हो भी सकता है कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ आपका हम क्या जानना चाहते हैं, इंटेंशन जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ आप क्या बोल रहे हैं, या तो यस बोलिएगा या तो नो। क्लियर है यहाँ तक? चलिए लिख लीजिएगा एग्जाम्पल। कितना परसेंट समझ में आया, 40-50% समझ में आया कि नहीं आया, कि 70 के आसपास? 70 के आसपास तो नहीं आया होगा। अब बोलिएगा सर एम को आर में क्यों चेंज किए हैं, तो थोड़ी देर के बाद बताएंगे, वेट कीजिए, ठीक है। क्योंकि सीरियल वाइज पढ़ाएंगे, क्योंकि इसका लेबल है, और लेबल वाइज चलेंगे तो आपको सारा चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। मिटाए ना इसको। किसी को डाउट अभी तक जितना पढ़ाएं एक बार पढ़ लीजिए, डाउट है तो बताइए। जहाँ भी नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल पूछिएगा, ठीक है, डरिएगा मत बिल्कुल। दिक्कत किसी को भी नहीं, ठीक है। अब तो हम तो यूज किए हैं, अब कैसे यूज किए हैं, अब आपको धीरे धीरे राज इसका हम खुलना शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका हम क्या जान लेते हैं, फॉर्मेट जान लेते हैं। किसका फॉर्मेट? क्वेश्चन टैग का। समझ में तो आया फॉर्मेट क्या हो रहा है, तो लिख लीजिए, हेडिंग बना लीजिए एक, फॉर्मेट ऑफ अ क्वेश्चन टैग। ठीक है। अब इसका जो फॉर्मेट होता है ना, दो ही होता है, एक पॉजिटिव होगा, एक क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मेट होगा कितना होगा भाई, 2 होगा, ठीक है। फॉर्मेट क्या होगा, शुरुआत में ही क्या निकल जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब समझ में आता है, एम, इज, आर, वाज वर्ब, ये तो जानते ही होंगे, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या रहेगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट ना लिखो ना, एक चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, प्रोनाउन। क्या लिख दे रहे हैं, प्रोनाउन। सब्जेक्ट तो आएगा, लेकिन सब्जेक्ट कैसा होगा, प्रोनाउन वाला होगा, नाउन वाला सब्जेक्ट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, थोड़ी देर के बाद बताते हैं। और लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? अब बोलिएगा क्वेश्चन मार्क काहे आ रहा है, क्योंकि ये किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन का एंड किससे होता है, क्वेश्चन मार्क से, ठीक है। तो नंबर 1। दूसरा फॉर्मेट क्या है, हेल्पिंग वर्ब होगा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा होगा, एंटी। एंटी ये नेगेटिव बनाया जा रहा है। नॉट का संक्षिप्त रूप, मतलब नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है, एंटी होता है, ठीक है। और इसके बाद सब्जेक्ट रूप में क्या आएगा, प्रोनाउन, और प्रोनाउन के बाद क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इसका फॉर्मेट कितना मिला, 2 फॉर्मेट मिला। एक तो एक पॉजिटिव वाला,
एक कौन सा नेगेटिव वाला। अब एक और बात समझिए, मान के चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या, सेंटेंस, SENT का मतलब सेंटेंस, और यहाँ पे क्या लिख दिए, क्वेश्चन टैग। ठीक है यहाँ तक। अगर आपका सेंटेंस कैसा हो, पॉजिटिव हो, सेंटेंस कैसा हो, तो क्वेश्चन टैग कैसा रहेगा, निगेटिव। क्वेश्चन टैग कैसा रहेगा, ये रूल है इसका। किसका रूल है, क्वेश्चन टैग का। क्वेश्चन टैग का बनाने का स्पेशल रूल क्या है भाई, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, ठीक है यहाँ तक। मान लीजिए पॉजिटिव है तो ये वाला पार्ट लीजिएगा कि वो वाला पार्ट लीजिएगा, ये पार्ट लीजिएगा कि ये पार्ट लीजिएगा, कौन सा वाला, नॉट वाला पार्ट, कौन सा वाला, निगेटिव क्वेश्चन टैग लेंगे। ठीक है, फिर आइए एक केस और हो सकता है। मान चलिए अगर सेंटेंस से क्या मिल जाए, निगेटिव, तो क्या कीजिएगा, पॉजिटिव। बस माइनस प्लस, क्या याद रखिएगा, माइनस प्लस प्लस माइनस, इधर पॉजिटिव तो इधर निगेटिव, इधर क्या निगेटिव, क्वेश्चन टैग निगेटिव, इधर क्या पॉजिटिव, सेंटेंस, इधर निगेटिव सेंटेंस तो उधर कौन सा रहेगा, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। यही आपका मेन रूल है, यही आपका क्या है भाई, मेन रूल है क्या करने का, क्वेश्चन टैग बनाने का। लिख लीजिए। रूल लिख लीजिएगा, उसके ऊपर क्या लिख दीजिएगा, रूल। लिख लीजिएगा इसके ऊपर, रूल फॉर फ्रेमिंग अ क्वेश्चन टैग, रूल फॉर फ्रेमिंग अ क्वेश्चन टैग, मतलब क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए रूल। इसका हिंदी समझ में आया ना, फ्रेम मतलब क्या होता है, बनाना। फ्रेम का मतलब क्या है, बनाना। क्या बनाना है, क्वेश्चन टैग बनाने का रूल है। रूल मतलब नियम हुआ। क्या नियम है भाई, इस साइड सेंटेंस पॉजिटिव तो उस साइड क्वेश्चन टैग निगेटिव, इस साइड निगेटिव तो उस साइड क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। सब कुछ समझ में आया, ठीक है। और कोई फॉर्मेट पूछेगा तो फॉर्मेट कितना है, दो फॉर्मेट है, एक पॉजिटिव फॉर्मेट है, एक कौन सा, नेगेटिव। पॉजिटिव फॉर्मेट कौन सा हुआ, हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन, अंत में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। काहे रहेगा, कोई पूछ दिया तो, क्योंकि ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है भाई, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। फिर निगेटिव वाला क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट नहीं लिखना है, नॉट का क्या लिखना है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मतलब संक्षिप्त रूप, शॉर्ट फॉर्म समझ में आया ना। और फिर क्या लिखना है, प्रोनाउन। सब्जेक्ट के रूप में कभी भी क्या रहेगा, क्वेश्चन टैग के रूप में प्रोनाउन रहेगा, कभी भी नाउन आने वाला नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। तो मिटाएं चीज को, दो ही रूल याद रखना है, कौन सा, पॉजिटिव तो उधर निगेटिव, इधर निगेटिव तो उधर पॉजिटिव। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। चलिए अब समझिएगा, कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, समझते चलिए। कंसेप्ट नंबर 1 मत लिखिए अभी, समझिए बोर्ड पे, ठीक है। अब कंसेप्ट नंबर 1 है क्या, कि कैसे चीज़ों को कंट्रैक्ट किया जाए। कंट्रैक्ट का मतलब संक्षिप्त करना। क्या वर्ड बोले हैं भाई, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करना का मतलब छोटा करना। संक्षिप्त करने का मतलब क्या हुआ, छोटा करना, ठीक है। इधर आपका मान के चलिए पॉइंट नंबर 1, इधर आ जाए इज प्लस क्या दिया हो,
नॉट। इज नॉट को कैसे कंट्रैक्ट कीजिएगा, तो इज का इज लिख दीजिएगा, ठीक है। और नॉट को हम बताएं थोड़ी देर पहले, क्या लिखना है, एंटी, तो क्या लिख दीजिएगा, एंटी। क्लियर है यहाँ तक। फिर आइए आर प्लस नॉट, तो आर प्लस नॉट को क्या कीजिएगा, आर है तो क्या लिखिएगा, आर, और नॉट है तो क्या कीजिएगा, एंटी। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, ये आप बचपन से जानते हैं, ठीक। अब आइए फिर एम प्लस नॉट, तो एम है तो क्या कीजिएगा, एम, नॉट है तो क्या लिखिएगा, लेकिन ये इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं है, ये इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं है, ठीक है। ऊपर लिख दे रहे हैं क्या, कॉन्ट्रैक्टेड, ये सी है चला, ठीक। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मतलब संक्षिप्त रूप। क्लियर है। तो एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड रूप क्या होता है, आरंट होता है। अब क्यों होता है अभी आपको बताते हैं, क्या होता है, आरंट, ठीक है। कितने लड़के लोग एक और जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट लोग एक और तरीका जानते हैं, क्या लिखा हो, एक और कितने विद्यार्थी जानते हैं, क्योंकि एक बार मैं क्लास ले रहा था तो ऑफलाइन क्लास, उसमें एक लड़के ने पूछ दिया था, एक और शॉर्ट फॉर्म होता है, इसी का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है एम प्लस नॉट का, कितने विद्यार्थी जानते हैं, यही है एक, क्या लिखे हैं, थोड़ा पढ़िए तो इसको, एंट, क्या लिखा हुआ है, एंट। अब पढ़िएगा, एंट चीटी होता है, आई को यहाँ पे क्या किया गया, साइलेंट किया, क्या बोले हैं, एंट। अब देखिए एंट ना, इसको भी यूज नहीं किया जाता। अब क्यों नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि हम लोग फॉलो क्या करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर फॉलो करते हैं। हम कौन सा फॉलो करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर। तो जितने भी स्टूडेंट अगर इस बात को जानते होंगे कि इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, तो बिल्कुल आप यूज कीजिएगा नहीं, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर को फॉलो किया जाता है, और अगर ये आप यूज कीजिएगा तो कायदे से क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। ये जो है ना, ये किसी और का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ठीक। देखा जाए तो ये किसका फॉर्म हो सकता है, एम प्लस नॉट का, चाहे आर प्लस नॉट का, चाहे इज प्लस नॉट का, ठीक है, चाहे आपका हैज प्लस नॉट का, चाहे तो आपका इस हैव प्लस नॉट का, चाहे कभी कभी डू प्लस नॉट का भी यूज कर लिया जाता है, चाहे डज प्लस नॉट, चाहे डिड प्लस नॉट। इन सभी का अगर कोई पूछेगा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, तो वो कौन सा होता है, एंट। एम नॉट का भी शॉर्ट फॉर्म क्या है, एंट। आर नॉट का भी क्या है, एंट। इज नॉट का क्या है, एंट। हैज़ नॉट का क्या है, एंट। हैव नॉट का क्या है, एंट। डू, डज या डिड प्लस नॉट का अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हुआ तो कौन हुआ, बहुत पहले ये यूज किया जाता था, लेकिन मॉडर्न में यूज किया नहीं जाता है। अब मान लीजिए सभी का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यही है, तो क्या ये बताइए परेशानी होगा कि नहीं होगा। लिखने के लिए तो हम यहाँ भी लिख सकते थे, एंट लिख सकते हैं, आर नॉट की जगह पे क्या लिख सकते थे, एंट लिख सकते थे, एम नॉट के जगह पे क्या लिख सकते हैं, एंट लिख सकते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, भ्रम एक पैदा हो जाएगा कि आखिर ये किसका किसका है। समझ में आ रहा है चीज़। तो जितने स्टूडेंट अगर इस बात को जानते होंगे कि एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एंट होता है, तो आपके लिए एक नॉलेज दिए हैं। ये किसी और का नहीं, एक और चीज़ का भी होता है। किसका किसका हो सकता है, आर प्लस नॉट का, इज प्लस नॉट का, हैज प्लस नॉट का, है प्लस नॉट का, हैड प्लस नॉट का भी हो सकता है, डू प्लस नॉट का, डज प्लस नॉट का और डिड प्लस नॉट का। ठीक है, अगर लाइफ में अगर यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अमेरिकन में ये यूज होता है, ठीक है, ब्रिटिश में लेकिन ये यूज नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक? ये तो बात आप नहीं जानते होंगे कि जानते थे, तो इस बात को लिख लीजिएगा। कोई पूछेगा एंड किसका शॉर्ट फॉर्म है, इन सब का, एम, इज, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड प्लस नॉट कर लीजिएगा और डू, डज, डिड।
जितने भी कंपटीशन वाले होते हैं ना, उनको ये बात बताई जाती है भाई, एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एक और हो सकता है एंड, लेकिन ये बात नहीं है, इसका भी दूसरा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है। अब थोड़ा लेके चलते हैं, नाउन एज अ सब्जेक्ट। क्या लिखे हैं? नाउन एज अ सब्जेक्ट। हिंदी क्या हुआ? सब्जेक्ट के रूप में नाउन हो, सब्जेक्ट के रूप में नाउन हो। तो हमको क्वेश्चन टैग के लिए क्या यूज करना है? नाउन की प्रोनाउन। तो कैसे यूज करेंगे? अगर नाउन है ना, तो नाउन आप जान सकते हैं, एक तो क्या हो सकता है? लिविंग थिंग हो सकता है ना, और क्या हो सकता है? नॉन लिविंग थिंग। यहाँ तक किसी को दिक्कत? एक लिविंग थिंग हो सकता है और क्या हो सकता है? नॉन लिविंग। और एक कायदे से आपका क्या हो सकता है? एनी आइडिया हो सकता है। क्या हो सकता है? एनी आइडिया। ठीक है। नाउन क्या हो सकता है भाई? एक लिविंग थिंग हो सकता है, एक क्या हो सकता है? नॉन लिविंग हो सकता है, और क्या हो सकता है? एनी आइडिया। अब लिविंग थिंग है, तो लिविंग थिंग में आप जानते हैं, क्या जानते हैं? बाप आई, याद है? याद नहीं है? बाप आई। बी से क्या हुआ? बर्ड्स। ठीक है। ए से एनिमल, पी से पर्सन, और आई से इंसेक्ट्स। ठीक है। किसी को दिक्कत? किसी को भी दिक्कत नहीं। इसमें लिविंग थिंग में तो ट्री भी आ सकता है कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो एक कौन हो सकता है भाई? ट्री। मतलब बहुत चीज़ आ सकता है। ठीक है। अब बात है कि लिविंग थिंग में इतना आ रहा है, तो इसके लिए क्या यूज होगा? अपना एक प्रोनाउन यूज होगा। इसके लिए क्या यूज होगा? अपना एक प्रोनाउन यूज होगा। ठीक है। नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग में आप समझ में आते हैं, निर्जीव चीज़, जितना भी निर्जीव चीज़ हुआ वो सारा क्या रहेगा? नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग के लिए, इसके लिए हम थोड़ा बता रहे हैं सब्जेक्ट कौन सा यूज करेंगे, थोड़ी देर के बाद बताते हैं। ठीक है। नॉन लिविंग के लिए सब्जेक्ट अगर लिया जाएगा प्रोनाउन के रूप में, तो क्या लिया जाता है? या तो इट या तो दे। क्या यूज किया जाता है? या तो इट या तो दे। किसके लिए? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है। क्या लिख रहे हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए अगर सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट के रूप में क्या लेना है हमको? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के रूप में क्या यूज कीजिएगा? या तो इट या तो दे। इतना बात समझ में आ रहा है? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रोनाउन लेना है, तो कौन सा प्रोनाउन लेना है? इट या दे। अब बात है सर जी, इट कहाँ यूज करेंगे? एक वचन के लिए। दे किसके लिए? बहुवचन के लिए। इट का प्रयोग जो होगा कितने के लिए? एक वचन के लिए। एक वचन मतलब एक लिख दें, एक कहने का मतलब क्या है? एक वचन। और दे किसके लिए? एक से ज़्यादा के लिए। क्लियर है यहाँ तक? एग्जाम्पल समझिए। जैसे हम लिख रहे हैं अ पेन। अ पेन मतलब एक कलम। अ पेन के लिए अगर प्रोनाउन लेना है तो क्या लेना है? इट। क्लियर है यहाँ तक? अगर फिर हम लिख दिए टू पेन्स। कितना पेन है? एक से ज़्यादा है। एक से ज़्यादा है तो प्रोनाउन क्या आएगा? दे। शायद इतना बात समझ में आया। अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे, थोड़ी देर बाद बताएंगे लिविंग थिंग्स के लिए क्या क्या लिया जा सकता है। लिया तो जा सकता है, ही भी लिया जा सकता है, सी भी लिया जा सकता है, और इट भी लिया जाता है। अब बोलेगा सर इट कैसे लिया जाता है? थोड़ी देर के बाद। दे भी लिया जाता है। ठीक है यहाँ तक? अब बात है कि सर जी कोई आइडिया हो तो उसके लिए क्या लें? आइडिया मतलब ऑब्जेक्ट नाउन का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट नाउन का। ठीक है। तो एनी आइडिया के लिए अगर आपको सब्जेक्ट लेना है, तो उसके लिए सब्जेक्ट क्या होता है? इट यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? इट। तो यहाँ पे लिख दें, कोई भी एनी आइडिया होगा। समझ में आ रहा है जी? एनी आइडिया के लिए जो प्रोनाउन लिया जाएगा वो प्रोनाउन क्या होगा? इट।
अब बोलेगा सर इट है तो दे काहे नहीं ले रहा है, क्वेश्चन तो उठना चाहिए, क्योंकि नॉन लिविंग के लिए हम क्या लिए हैं, इट और दे। तो सर जी आइडिया के लिए भी तो ले लीजिए, आइडिया भाई एक ही होता है, आइडिया कितना होता है, एक ही, उसको गिन पाइएगा, गिन ही नहीं पाइएगा तो काउंटलेस हुआ। तो जब काउंटलेस हुआ तो कायदे से इसको क्या ट्रीट किया गया, सिंगुलर ट्रीट किया गया, किसको, किसी भी आइडिया को, और सिंगुलर ट्रीट किया गया तो इसके लिए प्रोनाउन क्या यूज होगा, इट। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आया। नॉन लिविंग का अपना दायरा समाप्त होता है, एनी आइडिया का भी दायरा अभी समाप्त होता है, बचा किसका है, लिविंग थिंग्स का। किसी को दिक्कत इसमें तो लिखिए पहले, एकदम ये याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन टैग में इसका महत्व है। क्यों भाई, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आने वाला है, प्रोनाउन, और प्रोनाउन के रूप में रुकिए हो, प्रोनाउन के रूप में अभी क्या यूज करने वाले हैं, इट, दे, उधर भी तो इट ही है, फिर क्या यूज करेंगे, ही, सी, इट और दे। कायदे से यही यूज किया था, जब नाउन होगा ना तो कितना यूज किया जाएगा, 4, ही, सी, इट और दे। ठीक है यहाँ तक। तो इट दे का प्रयोग तो समझ में आया, कहाँ यूज किया जाएगा, नॉन लिविंग थिंग के लिए, एक वचन के लिए इट, बहुवचन के लिए दे। कोई आइडिया होगा तो इट, काहे इट, क्योंकि उसको मान लिया क्या गया, क्यों मान लिया गया ना, उसको हम गिन सकते हैं, गिन पाइएगा, गिन ही नहीं पाइएगा, जब गिन ही नहीं पाते हैं तो उसको क्या माना गया, सिंगुलर। जब सिंगुलर माना गया तो उसके लिए प्रोनाउन क्या यूज होगा, इट। किसी को दिक्कत इसमें, लिखिए। जानबूझ के हम चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, क्यों भाई, क्योंकि जब आप फेस कीजिएगा कंपटीशन एग्जाम तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। घर पे आपको क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। बार बार जब रिवीजन करना है तो अच्छे तरह पढ़िएगा, क्योंकि हम लेवल उठाएंगे बहुत ज़बरदस्त। और घर पे इसका क्या कीजिएगा, अच्छी तरह नोट्स बनाइएगा, ठीक है। अगर क्लासरूम में थोड़े से भी परेशानी हो रही हो तो यूट्यूब पे क्या कीजिएगा, मेरा देख लीजिएगा। यूट्यूब चैनल तो मालूम ही होगा, यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, इंग्लिश विथ मुन्ना सर। अभी तक क्वेश्चन टैग सिखाए हैं क्या, अभी तक सिखाए नहीं हैं। एक कहने का मतलब क्या हुआ, सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक वचन, और एक प्लस कहने का मतलब एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा कहने का मतलब प्लुरल, प्लुरल कहने का मतलब बहुवचन। अब देखिए लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, प्लुरल होगा ना तो दे ही यूज किया जाता है।
आगे चलकर आपको कलेक्टिव नाउन भी बताने वाले हैं, क्योंकि कलेक्टिव नाउन भी सब्जेक्ट के रूप में आता है। तो सब्जेक्ट के रूप में आता है तो एक तो यूनाइटेड सेंस होता है, एक भाई डिवाइडेड सेंस होता है। तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कुछ दिन के बाद लेकर चलेंगे। होगा सबका? चीज टफ नहीं ना जा रहा है? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन टैग आप पढ़े हुए हैं, लेकिन हम थोड़ा लेवल उठा रहे हैं। क्या है? क्योंकि आप वहां तक सोचे नहीं रहते हैं। बोलिए सुप्रिया, कहीं दिक्कत है जी किसी को? तो क्या करें, छोड़ दे क्या? अभी छोड़ेंगे नहीं। बाकी कौन सा है? लिविंग। ये पढ़ाने के बाद हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए समझिएगा क्या लिखा है इधर। लिविंग थिंग्स वाला बचा हुआ। लिविंग थिंग्स में क्या आ रहा है? बाप आई प्लस ट्री, बाप आई प्लस ट्री। बी से बताए हुए बर्ड्स, ए से एनिमल, पी से पर्सन, आई से इंसेक्ट और टी से ट्री। ठीक है यहाँ तक? या ऐसे याद कर लीजिए, बाप आई टी, हमारे बाबूजी का किस फील्ड में है? आईटी फील्ड में है। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स हुआ। तो लिविंग थिंग्स देखिए कायदे से एक को भी दिखाएगा और कितने को दिखाएगा? एक से ज़्यादा को भी दिखाएगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लिविंग थिंग एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। एक होगा तो सिंगुलर हुआ, एक से ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ? प्लूरल। किसी को दिक्कत नहीं? ठीक है, अब एक होगा ना तो एक में तो सारा आएगा, बाप आई तो आएगा। जो पर्सन है उस पर्सन के लिए क्या यूज कर लीजिएगा? ही चाहे सी। ठीक है, क्या लिखा है? लिविंग थिंग कैसा हो? एक वचन हो। एक वचन हो में क्या कौन सा चीज़ लिए हैं? पर्सन लिए हैं। पर्सन के लिए क्या यूज कीजिएगा? ही चाहे सी। अच्छी तरह पता है ही किसके लिए यूज किया जाता है? मेल के लिए। और सी किसके लिए? फीमेल के लिए। ही किसके लिए? मेल के लिए। और सी किसके लिए? फीमेल के लिए। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आया कि नहीं आया? क्या आया तनी पढ़िए। लिविंग थिंग एक वचन हो और एक वचन में क्या हो? पर्सन हो। तो पर्सन के लिए क्या यूज किया जाता है? ही चाहे सी। ही सी क्या है? प्रोनाउन है। ही सी क्या है भाई? प्रोनाउन। ठीक है, ही किसके लिए? मेल के लिए। सी किसके लिए? समझ में आया? छोटी वोटी हो रहता है ना, फीमेल होती है। ठीक है, ऐसे लड़के लोग को भी हो जाता है कभी कभी। अब बात आया सर जी कि बचा क्या मेरा? बर्ड्स बचा ना जी, और क्या बचा? एनिमल्स, और क्या बचा? इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े। इंसेक्ट का मतलब कीड़े मकोड़े। ठीक है, और मेरे पास क्या बचा? इन सभी के लिए आप क्या यूज कीजिएगा? इट। इन सभी के लिए क्या यूज कीजिएगा? इट। क्लियर है यहाँ तक? अब तो बोलिएगा सर जी बर्ड में तो मेल भी होता है फीमेल भी होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। एनिमल में मेल और फीमेल दोनों होता है। इंसेक्ट में मेल और फीमेल होता है। तो सर जी ही सी काहे नहीं यूज कर रहे हैं? काहे इट यूज किए? अब बताइए। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जरूर थोड़ी है, नाउन है तो ही सी इट दे यूज किया जाएगा। देखिए इनके साथ ही सी यूज होता भी है। बर्ड, एनिमल, इंसेक्ट के साथ, ट्री का बात नहीं कर रहे हैं, बर्ड, एनिमल और इंसेक्ट के साथ ही और सी यूज होता भी है। कब होगा? जब पेट एनिमल होगा तब। क्या लिख दिया? पेट। पेट एनिमल मतलब ये नहीं कि पेट अपना पेट। पेट एनिमल का मतलब क्या हुआ? पालतू जानवर। जैसे आपका अपना कोई भी पालतू जानवर है ना, तो उस पालतू जानवर के लिए क्या यूज कर सकते हैं? ही और सी। क्या यूज कर सकते हैं? ही और सी। और ही किसके लिए?
मेल के लिए, और सी किसके लिए? जैसे घर में आपके घर में एक कुत्ता होगा, अगर मेल है तो क्या यूज़ कर दीजिए? ही। फीमेल है तो क्या यूज़ कीजिए? सी। ये किसके लिए? एक वचन की बहुवचन के लिए? एक वचन के लिए। तो सर बहुवचन के लिए बताना यहाँ बाकी है। ठीक है, समझ में आया चीज़? क्या समझ में आया? एक वचन होगा तो या तो हम ही सी या तो इट यूज करेंगे। ही सी किसके लिए? पर्सन के लिए। इट किसके लिए? जो बच गया क्या क्या बचा? बर्ड, एनिमल, इंसेक्ट और ट्री। लेकिन पेट एनिमल जो भी होगा उनके लिए क्या यूज किया जाता है? ही और सी यूज किया जाता है। अब सेंटेंस को हमको रीड करना पड़ेगा अच्छी तरह कि पेट एनिमल का बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? फिर आइए, और एक से ज़्यादा हुआ तो एक से ज़्यादा के लिए प्रोनाउन क्या यूज कर लीजिएगा? क्या यूज कीजिएगा? ते। समझ में आया? बताइए, पहले बताइए, लिखिए मत, पहले बताइए, पढ़िए। एक वचन हो और एक वचन में क्या हो? पर्सन हो तो क्या यूज कीजिएगा? ही और सी। सी किसके लिए? फीमेल के लिए, और ही किसके लिए? मेल के लिए। एक से ज़्यादा हुआ तो आंख बंद करके बोल दीजिएगा क्या? दे। ठीक है, और एक वचन में ही क्या बचा हो? बर्ड, एनिमल, इंसेक्ट और ट्री। इसके लिए क्या यूज कीजिएगा? इट। लेकिन इसके लिए ही सी भी यूज होता है। कब? जब पेट एनिमल बात किया जाएगा तब। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो इतना सारा चीज़ लिख लीजिएगा, आज भर इतना ही रहने देते हैं। ठीक है यहाँ तक? चलिए, बाय बाय।